नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ई लर्निंग चैनल पर। और आज के इस ई लेक्चर में हम स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड फोर्स को बाय सूटेबल ट्रांसड्यूसर कैसे इनको मेजर कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो इन प्रीवियस क्लासेस हमने जो है स्ट्रेन को मेज़र करने के लिए स्ट्रेन गेज के बारे में डिटेल में स्टडी किया था, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, और कुछ यहाँ पे रिलेशन हमने ऑब्टेन किया था कि जो स्ट्रेन होता है वो बेसिकली जो है वो जो वायर हम यूज़ करते हैं, रेसिस्टिव वायर यूज़ करते हैं, उसको जब स्ट्रेन वो स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ एल होती है उसमें जो है वो परिवर्तन होता है डेल्टा एल का। यानी अगर हम उसको टेंशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, और अगर हम उसमें कंप्रेशन अप्लाई करते हैं तो जो रेसिस्टिव वायर हम यूज़ करते हैं स्ट्रेन गेज में उसमें कंप्रेशन होता है, यानी उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। सो स्ट्रेन इज डिफाइंड इज द पर यूनिट चेंज इन लेंथ, यानी जो ओरिजिनल लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में उसमें कितना लेंथ में परिवर्तन आया उसको हम जो है वो स्ट्रेन से डिफाइन करते हैं, जिससे जनरली एप्सिलॉन से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमने एक और फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखा था, दैट इज द गेज फैक्टर। गेज फैक्टर इज बेसिकली जैसे हम जो रेसिस्टिव वायर है उसको लेंथ को जब चेंज करते हैं तो उसके रेसिस्टेंस में परिवर्तन आता है। तो बेसिकली जो गेज फैक्टर है वो ये बताता है कि जब हम उसकी लेंथ में परिवर्तन करते हैं तो पर यूनिट लेंथ में परिवर्तन जो है होने से या चेंज होने से कितना उसमें पर यूनिट रेसिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आता है, उन दोनों के रेशियो को जो है गेज फैक्टर से यहाँ पे शो किया जाता है। सो गेज फैक्टर इज बेसिकली 1 + 2 न्यू प्लस the per unit change in resistivity to respect to the per unit change in length, यानी ये जो फैक्टर है वो हमको एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा चेंज यहाँ पे ऑब्टेन होता है बाय चेंजिंग द रेसिस्टिविटी। यानी जब वायर को या मेटेरियल को जब इसकी लेंथ में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी वजह से उसकी जो रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी है उसमें चेंज हो जाता है, तो उस फैक्टर को यहाँ पे शो किया गया है। जनरली अगर लेंथ ऑफ चेंज जो है वो काफ़ी कम है, यानी माइक्रोमीटर में है, तो इस फैक्टर को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, और जो गेज फैक्टर है उस केस में ओनली जो है वो फैक्टर 1 + 2 न्यू, जहाँ पे जो न्यू है वो पॉइजन रेशियो को यहाँ पे बता रहा है। न्यू है वो पॉइजन रेशियो को शो कर रहा है, जो कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को यहाँ पे शो कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेन को मेज़र करने के लिए हमने स्ट्रेन गेज का यूज़ किया है, तो स्ट्रेन गेज में एक रेसिस्टिव वायर होता है जिसके लेंथ में परिवर्तन होने से उसका जो रेसिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, तो उस चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को हम व्हीट स्टोन ब्रिज से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस फिगर में एक नल टाइप व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पे शो किया गया है, जहाँ पे 4 रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कनेक्टेड है इस सर्किट में, और जो P1 पॉइंट है और P2 पॉइंट है इन दोनों के बीच में डिटेक्टर या एक नल टाइप जो है डिटेक्टर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कैलकुलेट है, जो कि ये मेज़र करता है कि इस ब्रांच में कितनी करंट जो है वो जाती है। सो जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है बाय दिस बैटरी तो करंट जो है वो यहाँ से डिवाइड होती है। सपोज यहाँ पे I1 करंट फ्लो होती है इस वाली ब्रांच में, और इस वाली जो ब्रांच है R2 रेजिस्टेंस में वो I2 यहाँ पे फ्लो होती है। अगेन जो करंट है वो जो है वो इस फर्दर दोनों ब्रांचों में डिवाइड होती है, और इसी तरह से ये वाली जो करंट है वो फर्दर दोनों ब्रांचों में डिवाइड होती है। सो अगर हम एक ऐसी कंडीशन ऑब्टेन करें ब्रिज की जिसमें जो है इस मीटर में जो है बहने वाली जो करंट है वो शून्य हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उस केस में जो है हम कहते हैं कि ब्रिज जो है वो बैलेंस है। और बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए एक रिलेशन हमने ऑब्टेन किया था, वो आता है कि R1/R3, यानी इन दोनों ब्रांच में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो अपॉन इज इक्वल टू R2/R4। या दूसरे टर्म्स में हम ये देख सकते हैं कि जो आमने सामने वाली जो आर्म्स हैं उनके रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन
जो है वो अगर इक्वल है, यानी R1 मल्टीप्लाई बाय R4 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय R3 जो है वो इस दोनों का जो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे होगा। सो जब हमको स्ट्रेन गेज से जो है उस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस वन ऑफ आर्म पे जो है हम एक जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन गेज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और जब स्ट्रेन अप्लाई किया जाता है तो इसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है, और इस रेजिस्टेंस के परिवर्तन होने से जो ब्रिज है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। सो उसको बैलेंस करने के लिए सपोज मैं R2 की वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ। सो ब्रिज को वापस रीबैलेंस करने के लिए, जैसे कि R1 जो है वो कि R1 रेजिस्टेंस में देयर इज अ चेंज ऑफ डेल्टा R1 बिकॉज कि हमने यहाँ पे स्ट्रेन अप्लाई किया है, और R2 में हम यहाँ पे जो है चेंज करेंगे, यानी R2 की वैल्यू को वेरी करेंगे ताकि ब्रिज जो है वो वापस रीबैलेंस हो जाए। सो जो R2 जो हमने अप्लाई किया है उस ब्रिज को बैलेंस करने में, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट की जा सकती है, दैट इज द चेंज इन R1 एंड R4 और R3। और R4 और R3 एक नॉन क्वांटिटी है, यानी जो R1 की जो वैल्यू है, जो चेंज इन R1 में जो वैल्यू है वो चेंज इन R2 की टर्म्स में यहाँ पे इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। सो दिस इज वन ऑफ मेथड जिससे हम जो है उस स्ट्रेन गेज की वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस को जो है मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो जनरली एक्यूरेट होता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट बैलेंसिंग इज नॉट इंस्टेंटेनियस, यानी हमको यहाँ पे उसको बैलेंस करने में जो है वो कुछ टाइम यहाँ पे लग जाता है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। सो ये वाला जो ब्रिज है वो सूटेबल नहीं है फॉर द डायनेमिक एप्लीकेशन, मीन्स जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी रैपिडली या फास्टली चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। उस केस में हम एक और इसी व्हीट स्टोन ब्रिज का एक और मॉडिफाई वर्जन यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज डिफ्लेक्शन टाइप व्हीट स्टोन ब्रिज। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पे शो किया गया है, और जो प्रीवियस केस में यहाँ पे P1 और P2 था, उस केस में B और D पॉइंट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जो है कनेक्ट किया गया है, जो कि एक आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे शो करेगा विद रेस्पेक्टिव जो रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। सपोज यहाँ पे इस आर्म पे मैंने स्ट्रेन गेज यहाँ पे लगाया है, तो इसके वेरिएशन की वजह से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे चेंज होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने दो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगाए हैं, दैट इज जीरो एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर, और दूसरा जो पोटेंशियोमीटर है सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर। सो जो जीरो एडजस्टमेंट है वो इसलिए लगाया जाता है कि जब हम यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन नहीं है, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो होना चाहिए, तो उसको ज़ीरो करने के लिए, यानी उसको एग्जैक्टली नल पॉइंट पे सेट करने के लिए यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगाया गया है। इसके अलावा ये जो सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर है उसकी वजह से जो ब्रिज है और जो वोल्ट मीटर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी को हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसके एडजस्टमेंट से इस ब्रिज में जाने वाली करंट को हम चेंज कर रहे हैं। सो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, सो एक रिलेशन ऑब्टेन होता है, वो उस रिलेशन से ये ऑब्टेन होता है कि जो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है वो होगा चेंज इन R1। सपोज ये R1 में हमने यहाँ पे उस स्ट्रेन गेज को लगाया है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो चेंज इन R1 विद रेस्पेक्टिव इसकी जो वैल्यू है R1 के रेस्पेक्ट में अपॉन 4 + 2 R1 अपॉन R। सो ये जो वेरिएशन होता है इस रेजिस्टेंस का, इसके वेरिएशन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू आर, ये बहुत ही कम होता है, तो इस टर्म को जो है वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो 4 इज वेरी वेरी लार्जर देन दिस टर्म टू
डेल आर अपॉन आर। सो जब इस टर्म को जब नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑब्टेन होता है, दैट इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ आर अपॉन आर, यानी इस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होता है इसके रेजिस्टेंस में अपॉन 4, दैट इज 4, एंड ये हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज जो हम कितना यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने इस रिलेशन में ये माना है कि जो R1 R2 R3 R4 है वो अगर बराबर हो जाएं और उनकी वैल्यू को जो है हम R से डिनोट करें यहाँ पे, तो जब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस आर्म में परिवर्तन होगा तो आउटपुट वोल्टेज इस रेस्पेक्ट में आएगा। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट जो जो है इस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चेंज कर रहा है। इसके अलावा इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सप्लाई आल्सो। सो हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो इनपुट सप्लाई के पे भी डिपेंड करता है, तो हमको यहाँ पे बहुत ही एब्सोल्युटली कांस्टेंट इनपुट सप्लाई यहाँ पे यूज़ करनी रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वजह से इसके कैलिब्रेशन में और इसकी जो एक्यूरेसी है आउटपुट मेजरमेंट में वो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई जो है वो एब्सोल्युटली कांस्टेंट होना चाहिए। सो अब हम यहाँ पे जो है वो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन जो है बाय व्हीटस्टोन ब्रिज से यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे एक फिगर में शो किया गया है, एक कैंटिलीवर है जहाँ पे एक स्ट्रेन गेज यहाँ पे प्लेस्ड है जिसका रेजिस्टेंस आर जीवन से शो किया गया है, और जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई करने से ये जो है अपनी पोजीशन चेंज होगा, यानी इसमें स्ट्रेस होगा और इसमें जो है टेंशन क्रिएट होगा, और इस टेंशन की वजह से यहाँ इस स्ट्रेन गेज में जो वायर है उसकी लेंथ में परिवर्तन होगा, और इसकी लेंथ में परिवर्तन होने से इसका जो रेसिस्टेंस है वो चेंज होगा। तो इस स्ट्रेन गेज को यहाँ पे हम इस जो ब्रिज है उसके एक वन ऑफ आर्म पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है हम इन दो टर्मिनल से यहाँ पे ले रहे हैं, और इनपुट जो वोल्टेज है वो EI से यहाँ पे अप्लाई किया गया है। सो इस हमने अगेन यहाँ पे जो RG1 है वो R2 R3 R4 इज इक्वल टू जो है वो R जो है वो मान लिया है, यानी चारों की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो इस तरह से एडजस्ट की है कि इन चारों का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए। उस केस में जो इस ट्रेन की वजह से इसके रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द चेंज इन रेजिस्टेंस of R upon the original value of R up by 4 multiplied by input voltage। So हम जानते हैं कि the change in resistance per unit change in resistance जो है वो गेज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रेन यहाँ पे दिया जाता है। सो अगर अब उस मटेरियल का गेज फैक्टर मुझे पता है और इनपुट सप्लाई यहाँ पे पता है, तो और आउटपुट वोल्टेज जो है मैंने डिटेक्टर से यहाँ पे या मीटर से यहाँ पे जो है या वोल्ट मीटर से मैंने कैलकुलेट कर ही लिया है। सो उस केस में जो है स्ट्रेन को यहाँ पे इजीली मेजर किया जा सकता है। नाउ वी सी कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि थर्मल की वजह से यानी टेम्परेचर की वजह से देर इज़ आल्सो चेंज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो स्ट्रेन गेज के अंदर जो वायर होता है उसका भी रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है। तो एक्चुअली जब हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस तो वो दो चीज़ों की वजह से होता है, एक तो स्ट्रेन की वजह से और दूसरा टेम्परेचर की वजह से। सो उस चेंज इन रेजिस्टेंस बाय टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी पॉपुलर मेथड, जिसमें हम सेम मटेरियल का या सेम सिमिलर जो स्ट्रेन गेज जो हमने यहाँ पे इस आर्म पे अप्लाई किया था इन द प्रीवियस केस, वही उसी टाइप का जो स्ट्रेन गेज है वो यहाँ पे सेकंड जो आर्म है उस पे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसको डमी जो है गेज स्ट्रेन गेज कहा जाता है। डमी इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ यहाँ पे प्लेस्ड होता है, यहाँ पे इस पे किसी प्रकार का स्ट्रेन यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है, और ये एक्टिव गेज कहलाता है, यानी जिस स्ट्रेन को मुझे मेज़र करना है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन गेज पे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, यानी जो भी रेजिस्टेंस में स्ट्रेन की वजह से जो परिवर्तन होगा वो इस स्ट्रेन में होगा, दैट इज एक्टिव गेज, और यहाँ पे ये जो है डमी गेज यहाँ पे हो जाएगा। और
R2 और R4 जो है वो नॉन रेजिस्टेंस है और इनपुट सप्लाई यहाँ पे अप्लाई की गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो R1 यानी ये R1 अपॉन R3 ये और R2 अपॉन R4 होती है, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो। सो टेम्परे हम ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर की वजह से जो है वो इसके रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होगा और इस स्ट्रेन गेज जो कि सिमिलर मेटल से बना है इसके रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होगा। तो चूंकि दोनों एक रेशियो की फॉर्म में है तो दोनों, अब अगर हम R1 R2 और R4 की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करें, R1 और R3 की वैल्यू भी, सो जो चेंज इन R1 है ड्यू टू टेम्परेचर, वो चेंज इन R3 ड्यू टू टेम्परेचर है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी हमने जो चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर को कंपेंसेट किया है बाय यूजिंग दिस डमी स्ट्रेन गेज, एंड इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है टेम्परेचर की वजह से जो वेरिएशन या जो एरर क्रिएट होती है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बाय यूजिंग द स्ट्रेन गेज कैसे हम जो स्ट्रेस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देर इज़ अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। सो फर्स्ट वी हैव टू नो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सिंपल यूनी एक्सियल जो स्ट्रेस है वो इस तरह से डिफाइन करता है कि व्हेन अ सिंपल टेंशन या कंप्रेसिव जो लोडिंग हम अप्लाई करते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सेल में जब जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो टेंशन मैनर में या कंप्रेसिव मैनर में जब अप्लाई करते हैं, उस केस में जो स्ट्रेस है वो डिफाइन किया जाता है स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। यानी उस हर एक मटेरियल का एक इलास्टिसिटी मॉड्यूलस होता है, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट में जब आप उसको कंप्रेस करते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं तो अपनी जो है इनिशियल पोजीशन पे या इनिशियल शेप में आ जाता है। तो वो फैक्टर जो है वो जो चीज़ है वो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मॉड्यूलस से हम पता लगा सकते हैं। हर एक मटेरियल का एक ई फैक्टर होता है। सो स्ट्रेस इज बेसिकली स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय ई। सो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन गेज से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और उसको हम ई से मल्टीप्लाई कर दें इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस से, सो हमको यहाँ पे स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में जो ऑब्टेन किया था स्ट्रेन की वैल्यू, तो उसको ऑब्टेन करने के बाद हम इजीली यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स जो है वो स्ट्रेस जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रीली एक फ्री स्पेस पे यहाँ पे रखा हुआ है, और जब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जब स्ट्रेस लगाया जाता है तो उसमें जो है स्ट्रेन क्रिएट होता है, और उसके बाद जो है एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या उसके रेडियल डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगाया जाता है। यानी जब ऑब्जेक्ट पे मोर देन वन जो है स्ट्रेन अप्लाई किया जाता है या स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो दैट स्टेज इज कॉल्ड बाई एक्सियल डायरेक्शन। इस केस में जो है वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो है वो स्ट्रेस को अप्लाई किया गया है। सो यहाँ पे एक फैक्टर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ पॉइजन फैक्टर या पॉइजन रेशियो, जो कि ये बताता है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो पॉइजन रेशियो इज़ अ मेजर ऑफ पॉइजन इफेक्ट दैट डिस्क्राइब द एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मटेरियल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। यानी सपोज मैं इस एक्स डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करता हूँ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन यहाँ पे होता है, यानी मैं जब एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे इसको खींचता हूँ तो इस वाई डायरेक्शन में यहाँ पे जो है इसकी लेंथ में कंप्रेशन आएगा, रिडक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और वो कितना कॉन्ट्रैक्शन आया है अपॉन जो इसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में मैं लोडिंग कर रहा हूँ या जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में कितना लेंथ जो है वो डिक्रीज सॉरी इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों के रेशियो को पॉइजन रेशियो से डिफाइन किया जाता है, जो कि इन बोथ डायरेक्शन में जो है वो स्ट्रेस कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्ट्रेन जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों को इंडिविजुअली यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जो है वो
एस एक्स अपॉन ई। अगर ये बाई डायरेक्शन नहीं होता तो सिंपली जो ई एक्स है वो एस एक्स अपॉन ई से कैलकुलेट हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में भी, स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में भी अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो उसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यानी डिक्रीमेंट आ रहा है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट होगी दैट इज माइनस न्यू एस वाई अपॉन ई, जहाँ पे न्यू जो है वो बता रहा है पॉइजन रेशियो, यानी कितने फैक्टर से है वो डिक्रीमेंट होगा। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में जब स्ट्रेन को कैलकुलेट किया जाएगा, सो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस अपॉन ई है माइनस ऑफ न्यू एस एक्स अपॉन ई, दैट इज जो एक्स डायरेक्शन में जो हमने फोर्स लगाया है उसकी वजह से वाई डायरेक्शन में जो है कितना लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आया वो इस चीज़ को बता रहा है। सो यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन से हम जो है वो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन और स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन अबव एक्सप्रेशन अगर हम स्ट्रेन गेज से इस ई एक्स और ई वाई को कैलकुलेट करें और मटेरियल की जो है ई इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस और उसका जो है पॉइजन रेशियो हमको पता है, तो बाय यूजिंग द स्ट्रेन गेज हम जो है वो स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फोर्स है और जो स्ट्रेस है उसमें क्या रिलेशन होता है। सो अगर हम एक यूनी एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार यहाँ पे मेटल की शो की गई है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और जो सिग्मा है वो स्ट्रेस को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपॉन जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों का जो रेशियो है वो स्ट्रेस को बताता है, दैट इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। सो अगर हम स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट करें और उसका जो फोर्स है वो भी स्ट्रेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम उस जो एरिया है जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो स्ट्रेन गेज से हम जो है वो स्ट्रेन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे स्ट्रेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जो फोर्स अंडर जो एरिया हम अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया को अगर मल्टीप्लाई करें बाय द स्ट्रेस, सो इट कैन बी इजीली कैलकुलेट द यूनी एक्सल नॉर्मल स्ट्रेस। अनदर ट्रांसड्यूसर जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसको हम यूज़ करते हैं टू मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो ट्रांसड्यूसर होता है, उसकी थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शन हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी है। सो यहाँ पे ब्रीफ में देखते हैं कि कैसे जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जैसे कि रोशेल सॉल्ट है या जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं, सो द पीजो इलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट है वो ये बताता है कि जब हम उस पर्टिकुलर मटेरियल के क्रिस्टल को या वेफर को जो है फिजिकल फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायमेंशन में चेंज होता है, और उस डायमेंशन के चेंज के अकॉर्डिंग जो है वो एक आउटपुट जनरेट होता है जो कि प्रोपोर्शनली होता है उस पर्टिकुलर चेंज इन डायमेंशन। सो अगर यहाँ पे हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि एक क्रिस्टल यहाँ पे प्लेस्ड है और दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिए हैं जिनकी एंड टर्मिनल्स पे जो है हम आउटपुट जो है वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इस मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में जो है डिफॉर्मेशन होगा, यानी चार्ज का जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, और चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो इस तरह से जो है फोर्स को हम जो है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या ट्रांसड्यूसर से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर को बनाने में जो मेजर पोर्शन है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक ही सहानी बुक से लिया गया है। कुछ कंटेंट विकिपीडिया एंड अदर जो इंटरनेट वेबसाइट है थ्रू इंटरनेट जो है इसको लिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर। आई सपोज कि आपको जो है ये समझ में आया होगा स्ट्रेन स्ट्रेस एंड फोर्स, और किस तरह से हम सुटेबल ट्रांसड्यूसर से उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो आप इस ईमेल आईडी से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।